हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी टाइम। आज के इस वीडियो में हम इग्नू बीएड एंट्रेंस एग्जाम के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी 2022 के टीचिंग लर्निंग एंड स्कूल, इस पार्ट को आज हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो माय स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में पूछा गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैक्सिम ऑफ टीचिंग। तो मैक्सिम का मतलब होता है प्रिंसिपल। तो नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा एक टीचिंग का प्रिंसिपल है। ऑप्शन में है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, अननोन टू नोन, एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट, फार टू नियर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। टीचिंग के बहुत सारे मैक्सिम होते हैं, जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूँ। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, पर्टिकुलर टू जनरल, होल टू पार्ट, एनालिसिस टू सिंथेसिस, ये कुछ टीचिंग के मैक्सिम होते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में पूछा गया है, ह्यूमन डेवलपमेंट इज डिटरमाइंड बाय डैश। तो ह्यूमन डेवलपमेंट जो होता है वो किसके द्वारा डिटरमाइंड होता है। तो इस क्वेश्चन को हम प्रीवियस वीडियो में भी सॉल्व कर चुके हैं। तो ह्यूमन डेवलपमेंट जो होता है वो दो फैक्टर से डिटरमाइंड होता है, एक इनहेरिटेड फैक्टर और दूसरा होता है एनवायरमेंटल फैक्टर। तो ऑप्शन में देख लीजिए कहाँ पर ये दोनों है। तो ये दोनों है ऑप्शन नंबर सेकंड में। ह्यूमन डेवलपमेंट इज डिटरमाइंड बाय ए कॉम्प्लेक्स ऑफ इनहेरिटेड एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 में पूछा गया है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन मीन्स डैश। तो जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो ऑप्शन में दिया गया है एजुकेशन ऑब्टेन्ड थ्रू ओपन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, एजुकेशन ऑब्टेन्ड थ्रू फॉर्मल स्कूल, एजुकेशन ऑब्टेन्ड थ्रू पॉलिटेक्निक्स, एजुकेशन ऑब्टेन्ड इन कन्वेंशनल यूनिवर्सिटीज। तो जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन होता है वो होता है एजुकेशन ऑब्टेन्ड थ्रू ओपन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये होता है एक नॉन फॉर्मल एजुकेशन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59 में पूछा गया है, टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट एट द नेशनल लेवल इज कैरिड आउट बाय डैश। तो नेशनल लेवल पर जो टेक्स्ट बुक डिजाइन किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन में है यूजीसी, एनसीईआरटी, एनसीटीई, एआईसीटीई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, एनसीटीई नेशनल लेवल पर टेक्स्ट बुक डिजाइन करता है। ठीक है, तो एनसीटीई का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये होता है एनसीईआरटी का फुल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा गया है, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज ए कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टू टीचिंग लर्निंग। तो नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा एक कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है टीचिंग लर्निंग का। ठीक है, ब्लूम्स अप्रोच, 5P अप्रोच, मॉरिसन अप्रोच, हर्बसियन अप्रोच। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 5P अप्रोच। 5P अप्रोच जो होता है वो टीचिंग लर्निंग का एक कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच होता है। 5P का मतलब होता है, यहाँ पर एक ई में एक टर्म होता है। पहले होता है एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, इलाबोरेट एंड इवेलुएट। ये 5 ई में 5 टर्म होते हैं जिसे हम 5P अप्रोच कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में पूछा गया है, द पर्पस ऑफ नेशनल साइंस टैलेंट सर्च स्कीम इज टू डैश। तो जो नेशनल साइंस टैलेंट सर्च स्कीम है इसका पर्पस क्या है। कंडक्ट एन ऑल इंडिया एग्जामिनेशन, आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स फॉर रिक्रूटमेंट टू साइंटिफिक पोस्ट्स, आइडेंटिफाई टैलेंटेड स्टूडेंट्स एंड नर्चर देयर टैलेंट, प्रोवाइड यूनिफॉर्मिटी इन साइंस टीचिंग। तो जो नेशनल साइंस टैलेंट सर्च स्कीम है इसका पर्पस होता है आइडेंटिफाई टैलेंटेड स्टूडेंट एंड नर्चर देयर टैलेंट। जो टैलेंटेड स्टूडेंट है उन्हें आइडेंटिफाई करना और उनका जो टैलेंट है उसे बढ़ावा देना, आगे बढ़ाना, ये होता है नेशनल साइंस टैलेंट सर्च स्कीम का उद्देश्य। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62 में पूछा गया है, व्हाइल काउंसलिंग स्टूडेंट्स ए टीचर शुड डैश। तो जब स्टूडेंट को काउंसलिंग करते हैं टीचर, तब टीचर को क्या करना चाहिए। प्लान टू डू मोस्ट ऑफ टॉकिंग, एस्टैब्लिश रैपोर्ट विथ स्टूडेंट, रिफ्रेन फ्रॉम गिविंग इंफॉर्मेशन, एज्यूम कंप्लीट रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम। ठीक है, तो जब भी स्टूडेंट को काउंसलिंग करते हैं टीचर, तो टीचर को एक गुड रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एस्टैब्लिश
रेपोर्ट विथ स्टूडेंट्स। तो रेपोर्ट का मतलब होता है स्टूडेंट के साथ एक गुड रिलेशनशिप बनाए रखना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 में पूछा गया है, इन टीचिंग इफ नथिंग हैज बीन लर्नड नथिंग हैज बीन डैश। तो टीचिंग में कहा जाता है कि कुछ नहीं सीखा तो कुछ बताया भी नहीं गया है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है इफ इन टीचिंग इफ नथिंग हैज बीन लर्न नथिंग हैज बीन टॉट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर सक्सेसफुल ऑफ लेक्चर मेथड इज डैश। तो लेक्चर मेथड को सक्सेस करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? तो लेक्चर मेथड में क्या होता है, एक टीचर जो भी सीखा होता है वो स्टूडेंट को ही बताता है। लेक्चर मेथड जो बोरिंग मेथड कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर यूज ऑफ टीचिंग एड्स, कंटेंट डिलीवरी इन ए लूसिड लैंग्वेज, थीम बेस्ड इंटरेक्शन एमंग पार्टिसिपेंट, इंक्लूडिंग ए लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज। तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट होता है लेक्चर मेथड का वो होता है कंटेंट डिलीवरी इन ए लूसिड लैंग्वेज। ठीक है, कंटेंट को डिलीवर करना ये होता है लेक्चर मेथड का बेसिक रिक्वायरमेंट। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में पूछा गया है, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग टीचिंग इफेक्टिवनेस इज डैश। तो जो टीचिंग का इफेक्टिवनेस है उससे प्रभावित करने वाला एक फैक्टर क्या है? ठीक है, टीचर्स जेंडर, एक्सपीरियंस ऑफ टीचर, लोकेशन ऑफ स्कूल, टीचर्स कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन बहुत आसान है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा टीचर्स कम्युनिकेशन स्किल। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। जो टीचर का कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है वो बहुत प्रभाव दे सकता है अपने टीचिंग में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 में पूछा गया है, द बेस्ट वे फॉर प्रोवाइडिंग वैल्यू एजुकेशन इज थ्रू डैश। ऑप्शन में दिया गया है डिस्कशन ऑन टेक्स्ट ऑफ ए पर्टिकुलर रिलीजन, इंटीग्रेशन ऑफ वैल्यूज विद इन सब्जेक्ट कंटेंट, रिलीजियस डिस्कोर्स, लेक्चर ऑन वैल्यूज। तो यहाँ पर जो वैल्यू होता है, वैल्यू प्रोवाइडिंग करने के लिए कौन सा मेथड सही है, बेस्ट वे कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंटीग्रेशन वैल्यूज विद इन सब्जेक्ट कंटेंट। हम सब्जेक्ट कंटेंट में जो वैल्यूज है उसे हम इंक्लूड कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 में पूछा गया है, द पर्पस ऑफ कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इज डैश। जो CCE होता है, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, इसका पर्पस क्या होता है? इवैल्यूएट स्कोलास्टिक एंड को-कोलास्टिक एस्पेक्ट कंटिन्यूअसली, प्रायोरिटाइज टर्म एंड एग्जामिनेशन, इवैल्यूएट मेनली स्कोलास्टिक एस्पेक्ट, इवैल्यूएट प्राइमरीली को स्कोलास्टिक एस्पेक्ट। तो जो CCE होता है इसका मेन पर्पस होता है स्कोलास्टिक के साथ साथ को-कोलास्टिक एस्पेक्ट को भी कंटिन्यूअसली इवैल्यूएट करते रहना। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 में पूछा गया है, व्हाट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर गुड टीचिंग। तो गुड टीचिंग के लिए नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा रिक्वायर्ड नहीं है? ठीक है, ऑप्शन में है डायरेक्शन, डायग्नोसिस, रेमेडीज, टीचर बायस। तो यहाँ पर एक गुड टीचिंग के लिए टीचर का जो बायस नेचर है वो जरूरी नहीं है। बायस का मतलब होता है किसी भी चीज़ में टीचर का खुद का जो थॉट है वो उस पर हावी होने देना। ठीक है, वो बायस कहलाता है। ठीक है, अपना पसंद नापसंद उस पर डाल देना। ठीक है, ये जरूरी नहीं है गुड टीचिंग के लिए। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 में पूछा गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट इम्पैक्ट टीचिंग। तो नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा फैक्टर है जो टीचिंग पर इम्पैक्ट नहीं डालता? क्लासरूम एक्टिविटीज दैट एनकरेज लर्निंग, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ टीचर, लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस, टीचर्स नॉलेज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो क्लासरूम एक्टिविटीज है ये टीचिंग पर इम्पैक्ट पकाता है। ठीक है, उसके बाद है सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ टीचर। तो जो टीचिंग पर इम्पैक्ट है यहाँ पर टीचर का बैकग्राउंड कोई भी इम्पैक्ट नहीं डालता टीचिंग के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर बाकी जो दो हैं ये भी टीचिंग पर इम्पैक्ट डालते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ टीचर। ये टीचिंग पर इसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, ए गुड लर्नर इज वन हु डैश। तो ओनली मेमोराइज, इज नॉट ओपन माइंडेड, डज नॉट थिंक डाइवर्जेंटली, थिंक्स क्रिटिकली। जो गुड लर्नर होते हैं वो क्या होते हैं? जो कोई भी चीज़ को मेमोराइज कर सकते हैं या फिर ओपन माइंडेड होते हैं
या फिर जो डाइवर्जेंटली नहीं सोच सकते हैं या फिर जो क्रिटिकली सोचते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, थिंक्स क्रिटिकली। जो बच्चे क्रिटिकली सोचते हैं या फिर जो गुड लर्नर होते हैं वो क्रिटिकली सोच सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, थिंक्स क्रिटिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 में पूछा गया है, इंस्ट्रक्शनल एड आर यूज्ड बाय टीचर टू डैश। तो जो टीचिंग एड होता है, इंस्ट्रक्शनल एड होता है, वो टीचर के द्वारा यूज किया जाता है किस पर्पस में? एडहेयर टू एजुकेशनल पॉलिसीज, यूटिलाइज स्कूल रिसोर्सेस, क्लैरिफाई द कॉन्सेप्ट, एंश्योर डिसिप्लिन। ठीक है, तो टीचर जब भी इंस्ट्रक्शनल एड्स या फिर टीचिंग एड्स यूज करते हैं तो उसका पर्पस होता है क्लैरिफाई द कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए वो टीचिंग एड यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 में पूछा गया है, क्लास स्टैंड फॉर डैश। तो जो क्लास का फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? कंप्लीट लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल, कंप्यूटर लिटरेट एंड स्टूडेंट्स इन स्कूल, कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टूडेंट्स इन स्कूल, या फिर सेंटर फॉर लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल। जो क्लास का फुल फॉर्म होता है वो होता है कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टूडेंट्स इन स्कूल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टूडेंट इन स्कूल। ये होता है क्लास का फुल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 73 में पूछा गया है, द फर्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन फॉलोइंग इंडिपेंडेंस वाज फॉर्मुलेटेड इन डैश। तो इंडिपेंडेंस के बाद फर्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन कब फॉर्मुलेटेड किया गया था? 1948, 1958, 1968, 1978। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1968। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जितने भी नेशनल जो एजुकेशन के ऊपर जितने भी पॉलिसीज या फिर स्कीम आए हैं उन सभी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ये सभी टॉपिक इसलिए हार्ड लगते हैं क्योंकि हम इन सभी टॉपिक को इंटरलिंक नहीं कर पाते हैं। तो ये जो NPE आया था, NPE 1968 में, ये इंडिपेंडेंट के बाद पहला एजुकेशन पॉलिसी था और ये कोठारी कमीशन के, ठीक है, कोठारी कमीशन के जो उन्होंने रिसर्च किया, इंडिया के जो लोकेशन है डिफरेंट लोकेशन पर उन्होंने रिसर्च किया कोठारी कमीशन ने, उसके बाद नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968 पब्लिश किया गया था, फॉर्मुलेट किया गया था। और 1968 जो एजुकेशनल पॉलिसी था यहाँ पर 10+2+3 सिस्टम था। उसके बाद कंपलसरी एजुकेशन था, कंपलसरी एजुकेशन, ये सभी यहाँ पर इंक्लूड था और ये कोठारी कमीशन के रिसर्च के बाद यहाँ पर पब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 में पूछा गया है, क्लासरूम एनवायरनमेंट शुड नॉट हैव डैश। तो क्लासरूम का जो एनवायरनमेंट होता है वो किस तरह नहीं होना चाहिए? इंटरैक्टिव, एक्टिविटी, ऑटोक्रेसी, ब्रेनस्टॉर्मिंग। जो क्लासरूम एनवायरनमेंट होता है वो इंटरैक्टिव होना चाहिए, एक्टिविटी बेस्ड होना चाहिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग वहाँ पर होना चाहिए। जो ऑटोक्रेसी वहाँ पर नहीं होना चाहिए। ऑटोक्रेसी का मतलब टीचर आते हैं, खुद जो जानते हैं वो सिर्फ स्टूडेंट को अपना नॉलेज वहाँ पर दे देते हैं, ठीक है, तो उसे कहते हैं हम ऑटोक्रेसी। तो किसी भी क्लासरूम एनवायरनमेंट में ऑटोक्रेसी नहीं होना चाहिए, इंटरैक्टिव क्लासेस होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75 में पूछा गया है, स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड गिव्स द मैसेज दैट। तो स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड, ये कौन सा मैसेज दे रहा है? पनिशमेंट द क्लास शुड बी बैंड, कॉर्पोरल पनिशमेंट इज नॉट एक्सेप्टेबल, अनडिजायरेबल बिहेवियर मस्ट बी पनिश्ड, पॉजिटिव डिसिप्लिन शुड बी एनकरेज्ड। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अनडिजायरेबल बिहेवियर मस्ट बी पनिश्ड। स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड, अगर रॉड को स्पेयर करेंगे तो चाइल्ड स्पॉइल हो जाएगा। तो ये मैसेज दे रहा है कि अनडिजायरेबल बिहेवियर मस्ट बी पनिश्ड। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 76 में पूछा गया है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ यशपाल कमेटी रिपोर्ट। यशपाल कमेटी रिपोर्ट का दूसरा नाम क्या है? ये क्वेश्चन नंबर 76 में पूछा गया है। ऑप्शन में है लर्निंग विद बर्डन, लर्निंग विदाउट बर्डन, लर्निंग विद ग्रेस, लर्निंग विद प्रोग्रेस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, लर्निंग विदाउट बर्डन यशपाल कमेटी का दूसरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 में पूछा गया है, चूज फुल फॉर्म ऑफ NCERT। तो इस क्वेश्चन हम पहले भी देखा था, ठीक है,
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल एंड रिसर्च ट्रेनिंग। ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। 78 में कहा है फिल इन द ब्लैंक्स विद ऑल्टरनेटिव्स इज व्हिच टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो कोई फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पर ऑल्टरनेटिव दिया गया है, तो ये किस टाइप का क्वेश्चन है? ओपन एंडेड क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन या फिर सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखकर आप इसका आंसर लगा सकते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है तो हम जो एंड में अपना इमेजिनेशन से कोई भी ऑप्शन वहाँ पर चूज करके लिख सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि वहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है। सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पर लिखना नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 79 में पूछा गया है क्लासरूम मैनेजमेंट इज इनइफेक्टिव व्हेन इट इज डैश, ठीक है। तो क्लासरूम मैनेजमेंट जो होता है वो इनइफेक्टिव होता है अगर वहाँ पर क्या होता है, ऑटोक्रेटिक होता है, डेमोक्रेटिक होता है, कोऑपरेटिव होता है या फिर पार्टिसिपेटरी होता है। अगर क्लासरूम मैनेजमेंट जो होता है वो पार्टिसिपेटरी होता है तो यहाँ पर स्टूडेंट अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कोऑपरेटिव का मतलब स्टूडेंट आपस में कोऑपरेट करके कोई एक्टिविटी कर रहे हैं। डेमोक्रेटिक का मतलब सबको समान बराबर का मौका मिल रहा है, स्टूडेंट यहाँ पर फ्रीली अपना आइडियाज को डिस्कस कर रहे हैं। ऑटोक्रेटिक का मतलब यहाँ पर एक व्यक्ति के द्वारा क्लासरूम को मैनेज किया जा रहा है और वो खुद यहाँ पर क्लासरूम को कंट्रोल कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्लासरूम मैनेजमेंट इनइफेक्टिव हो जाता है जब क्लासरूम में ऑटोक्रेटिक सिचुएशन होता है। इस क्वेश्चन को भी हमने पहले से डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80 में पूछा गया है द आइडियाज ऑफ बेसिक एजुकेशन वाज प्रपोज्ड बाय डैश। तो जो बेसिक एजुकेशन का आइडिया है वो किसके द्वारा प्रपोज किया गया था? बेसिक एजुकेशन का मतलब होता है जो नई तालीम कहते हैं हम, ठीक है, वो महात्मा गांधी जी के द्वारा प्रपोज किया गया था। ऑप्शन में है जाकिर हुसैन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी के द्वारा जो बेसिक एजुकेशन है उसका आइडिया दिया गया था। तो ये थे कुछ क्वेश्चन इग्नो बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के पेपर से रिलेटेड। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड माय स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इग्नो बीएड एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। थैंक यू।